सितंबर 2025, नेपाल, दशकों का सबसे बड़ा राजनीतिक भूचाल। काठमांडू की सड़कें, युवा पीढ़ी उतरी हुई। गुस्सा था भ्रष्टाचार और सेंसरशिप के खिलाफ। 22 जाने गई, प्रधानमंत्री का इस्तीफा। सेना सड़कों पर? ये सिर्फ सोशल मीडिया बैन नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सालों का गुस्सा था। आर्थिक तंगी, पीढ़ी की निराशा, उसका विस्फोट था। जेन जी ने सीधे सीधे सत्ता को चुनौती दे डाली। सभी का स्वागत है। आज हम नेपाल की हालिया उथल-पुथल की तह तक जा रहे हैं। सितंबर 2025 में ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और दुनिया भर का ध्यान भी खींचा? बिल्कुल। आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। कैसे युवाओं का एक विरोध प्रदर्शन इतनी तेजी से एक राष्ट्रव्यापी संकट बन गया। हाँ, और इतना हिंसक क्यों हो गया? सही। और सबसे जरूरी, इसके पीछे वो कौन सी गहरी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दरारें थीं जो सतह पर आ गईं। तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले वो चिंगारी कहाँ से उठी जिसने इस आग को भड़काया? हाँ, चिंगारी थी 4 सितंबर को। सरकार का एक कह सकते हैं चौंकाने वाला फैसला। देश के 26 प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बैन कर दिए गए। 26? हाँ, इनमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप और एक्स, जो पहले ट्विटर था, सब शामिल थे। बाप रे, ये तो लगभग पूरा सोशल मीडिया ही बंद करने जैसा है। सरकार ने इसका कारण क्या बताया? देखिए, आधिकारिक तौर पर तो सरकार ने कहा कि ये कदम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उठाया गया है ताकि फेक अकाउंट्स, हेट स्पीच, गलत सूचना और जो साइबर क्राइम बढ़ रहा है उस पर लगाम लगाई जा सके। और ये भी कहा गया कि सभी सोशल मीडिया कंपनियों को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय में रजिस्टर करना होगा। अच्छा। लेकिन जिस वक्त और जिस पैमाने पर यह बैन लगाया गया, उससे कई लोगों को शक हुआ। उन्हें लगा कि असली निशाना कहीं वो ऑनलाइन पनप रहा भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन तो नहीं था। हाँ, वो #NepoKids वाला ट्रेंड भी चल रहा था शायद। बिल्कुल, वो राजनीतिक अभिजात वर्ग के लिए बहुत असहज होता जा रहा था। ये बैन इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना? क्या नेपाल में इंटरनेट और सोशल मीडिया इतने ज्यादा जरूरी हैं? ओह, बेहद जरूरी। आप अंदाजा लगाइए, नेपाल की करीब 3 करोड़ की आबादी है, उसमें से लगभग 90% लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। 90%? हाँ, तो सोशल मीडिया वहां सिर्फ टाइम पास या मनोरंजन का जरिया नहीं है, वो रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। व्यापार, शिक्षा, यहाँ तक कि सरकारी सेवाओं के लिए भी। अच्छा। और सोचिए उन करीब 20 लाख नेपाली परिवारों के बारे में जिनके सदस्य विदेशों में काम करते हैं। उनके लिए तो व्हाट्सएप या फेसबुक ही, हाँ, परिवार से जुड़े रहने का और पैसे भेजने का मुख्य जरिया था। इस बैन ने तो एक झटके में उनकी लाइफलाइन ही काट दी। और इसी माहौल में वो #NepoKids वो तेजी से फैल रहा था। ये क्या था और इसने कैसे आग में घी डाला? हाँ, #NepoKids एक बेहद असरदार ऑनलाइन कैंपेन बन गया, खासकर टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर। यह हॉलीवुड की नेपो बेबी वाली बहस से प्रेरित था। अच्छा, वही वाला। हाँ। इसमें नेपाल के जो अमीर और प्रभावशाली राजनेता हैं, उनके बच्चों की लग्जरी लाइफस्टाइल की तस्वीरें और वीडियो वायरल किए गए। क्या दिखाया गया उसमें? अरे, महंगी विदेश यात्राएं, हजारों डॉलर के डिजाइनर कपड़े, चमचमाती लग्जरी गाड़ियां, आलीशान पार्टियों की झलकियां, ये सब। इन तस्वीरों ने तो जरूर तहलका मचाया होगा। कुछ खास उदाहरण जो सामने आए? बिल्कुल, कुछ तस्वीरें तो वाकई चौंकाने वाली थीं। हालांकि उनकी प्रामाणिकता पर हमेशा एक सवालिया निशान रहा। जैसे एक कथित तस्वीर थी जिसमें एक मंत्री के बेटे को लुई विटॉन और कार्टियर जैसे ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स के ढेर के पास ऐसे खड़े दिखाया गया, मानो वो कोई क्रिसमस ट्री सजा रहे हो। अरे बाप रे। एक और वायरल तस्वीर थी, उसमें कथित तौर पर एक पूर्व जज का बेटा महंगे रेस्टोरेंट में दावत उड़ाते और अपनी लग्जरी मर्सिडीज के साथ पोज देते नजर आया। अब देखिए, ये तस्वीरें असली हो या ना हो, इन्होंने एक ऐसे देश में जहां 1/4 आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीती है, हाँ, वहां भ्रष्टाचार और वो जो भयानक असमानता है उसको एकदम साफ और भड़काऊ तरीके से लोगों के सामने रख दिया। बिल्कुल। हैशटैग्स जैसे #NepoKids, #NepoBabies और #PoliticiansNepoBabyNepal, इन पर लाखों व्यूज आए। इसने भ्रष्टाचार जैसे अमूर्त मुद्दे को आम लोगों के लिए बहुत ठोस और व्यक्तिगत बना दिया। तो एक तरफ सोशल मीडिया पर ताला और दूसरी तरफ ये NepoKids अभियान से बढ़ता गुस्सा, ये तो वाकई एक विस्फोटक कॉकटेल था। फिर सड़कों पर विरोध कैसे शुरू हुआ और हालात इतने हिंसक कैसे हो गए? 8 सितंबर हजारों की संख्या में युवा सड़कों पर उतर आए। कई तो अपनी स्कूल और कॉलेज की यूनिफॉर्म में ही थे। अच्छा। हाँ, उनका लक्ष्य था काठमांडू में फेडरल पार्लियामेंट बिल्डिंग। और एक खास बात ये थी
कि प्रदर्शनकारियों ने जानबूझकर जो स्थापित राजनीतिक पार्टियां हैं उनसे दूरी बनाए रखी। मतलब पार्टियों को दूर रखा। बिल्कुल। आयोजकों ने साफ किया था कि भाई पारंपरिक राजनीतिक झंडे और बैनर दूर रखे जाएं ताकि ये आंदोलन पूरी तरह से जमीनी लगे, युवाओं का लगे। उनके नारे क्या थे? वो असल में मांग क्या रहे थे? नारे बिल्कुल सीधे और साफ थे। शट डाउन करप्शन, नॉट सोशल मीडिया। मतलब भ्रष्टाचार बंद करो, सोशल मीडिया नहीं। हाँ। और यूथ्स अगेंस्ट करप्शन, युवा भ्रष्टाचार के खिलाफ। वो सिर्फ सेंसरशिप का विरोध नहीं कर रहे थे, बल्कि उस व्यवस्थागत भ्रष्टाचार पर भी सीधा हमला बोल रहे थे, जिसे वो अपनी मुश्किलों की जड़ मानते थे। और फिर टकराव हुआ। हिंसा की शुरुआत कैसे हुई? जब प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने संसद भवन के आसपास के प्रतिबंधित क्षेत्र में, मतलब वो जो रिस्ट्रिक्टेड जोन होता है, उसमें घुसने की कोशिश की। कुछ लोग दीवारों पर चढ़ गए, तभी स्थिति बिगड़ी। अब ये थोड़ा विवादित है कि पहली पत्थरबाजी किसने की, लेकिन इसके बाद सुरक्षा बलों ने सख्ती दिखाई। क्या किया उन्होंने? आंसू गैस के गोले दागे गए, पानी की बौछारें छोड़ी गईं, रबर बुलेट चली और फिर दुखद रूप से असली गोलियों का इस्तेमाल हुआ। असली गोलियां? हाँ, उस दिन के खत्म होते होते कम से कम 19 लोगों की मौत हो चुकी थी, 17 काठमांडू में और 2 पूर्वी शहर इटाहरी में। सैकड़ों लोग घायल हुए। 19 मौतें? हाँ, और अस्पतालों से जो खबरें आईं वो दिल दहलाने वाली थी। मतलब अभूतपूर्व अफरा तफरी का माहौल था। आंसू गैस के धुएं से मेडिकल सुविधाएं तक प्रभावित हुईं और इमरजेंसी वार्ड घायल प्रदर्शनकारियों से पड़ गए। लेकिन खबर तो ये भी थी कि सरकार ने उसी शाम यानी 8 सितंबर को ही सोशल मीडिया बैन हटा लिया था। फिर भी हिंसा नहीं रुकी। हाँ, सरकार ने दबाव में आकर 8 सितंबर की शाम को बैन वापस ले लिया। लेकिन तब तक आप कह सकते हैं बहुत देर हो चुकी थी। जो नुकसान होना था वो हो चुका था। हिंसा और मौतों ने आंदोलन की दिशा ही बदल दी थी। 9 सितंबर को विरोध और ज्यादा उग्र हो गया। उग्र कैसे? क्या हुआ 9 सितंबर को? अब प्रदर्शनकारियों का निशाना सिर्फ सरकारी नीतियां नहीं रहीं, बल्कि सत्ता के प्रतीक और वो नेता थे जिन्हें वो देश की बदहाली के लिए जिम्मेदार मान रहे थे। अच्छा। संसद भवन में तोड़फोड़ हुई, सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय और कई दूसरी सरकारी इमारतों में आग लगा दी गई। आग लगा दी गई? हाँ, हालात इतने खराब थे कि सुप्रीम कोर्ट को आग लेने की घटनाओं के कारण अपनी सारी सुनवाई अनिश्चितकाल के लिए टालनी पड़ी। नेताओं पर भी सीधा हमला हुआ? ये तो बहुत गंभीर बात है। हाँ, ये हिंसा का एक बहुत ही खतरनाक मोड़ था। भीड़ ने कई बड़े नेताओं के घरों को निशाना बनाया। 5 बार प्रधानमंत्री रह चुके शेर बहादुर देउबा का घर जला दिया गया। उनका घर जला दिया? हाँ, और खबरों के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने उन पर और उनकी पत्नी आरजू राणा देउबा, जो उस समय विदेश मंत्री थी, उन पर शारीरिक हमला भी किया। हे भगवान! और एक बेहद दुखद घटना में पूर्व प्रधानमंत्री झालनाथ खनाल की पत्नी राज्यलक्ष्मी चित्राकर की उनके घर में लगाई गई आग में जलने से मौत हो गई। ओह, ये तो बहुत दुखद है। बहुत। वित्त मंत्री बिश्नोई प्रसाद पौडेल को घेर लिया और उनके साथ मारपीट की गई। इसके वीडियो वायरल हुए, जिनमें युवा प्रदर्शनकारी उन्हें लाते मारते और दीवारों से टकराते दिख रहे थे। और इसी उथल-पुथल भरे दिन 9 सितंबर को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। प्रधानमंत्री का इस्तीफा, और फिर सेना को मोर्चा संभालना पड़ा। 10 सितंबर आते-आते स्थिति नागरिक प्रशासन के नियंत्रण से पूरी तरह बाहर हो चुकी थी। तब नेपाल सेना के प्रमुख जनरल अशोक राज सिगडेल ने घोषणा की कि अब सैन्य बल सुरक्षा अभियानों की कमान संभालेंगे। सेना आ गई सड़कों पर। हाँ, देश भर में कर्फ्यू लगा दिया गया और काठमांडू सहित प्रमुख शहरों की सड़कों पर सेना गश्त करने लगी। सेना ने अपने बयान में यह भी स्वीकार किया कि विरोध प्रदर्शनों में कुछ व्यक्तियों और अराजक समूहों ने घुसपैठ की थी और बड़े पैमाने पर सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था। प्रधानमंत्री ओली के इस्तीफे के बाद जो एक सत्ता का शून्य पैदा हुआ, उसमें कई इलाकों में सेना ही कह सकते हैं वास्तविक प्राधिकारी बन गई। ये सब जो हुआ, ये अचानक भड़का हुआ गुस्सा नहीं लग रहा। जरूर इसके पीछे सालों से पनप रही गहरी समस्याएं होंगी। यहाँ वाकई में दिलचस्प बात शुरू होती है। वो कौन सी जड़ें थीं जिन्होंने इस संकट को जन्म दिया? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये लावा कई सालों से खौल रहा था। सबसे पहली और बड़ी वजह है राजनीतिक अस्थिरता। अस्थिरता? हाँ, सोचिए 2008 में जब 24 साल पुरानी राजशाही खत्म हुई और नेपाल एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बना, तब से लेकर 2025 तक, यानी सिर्फ 17 सालों में देश ने 14 अलग-अलग सरकारें देखी। 17 साल में 14 सरकारें? ये तो मतलब अविश्वसनीय अस्थिरता है। इसकी वजह क्या रही? इसके कई कारण हैं। एक तो राजशाही से लोकतंत्र में जो परिवर्तन हुआ, वो अधूरा और उथल-पुथल भरा रहा। और तीसरा, वो जो दशक भर चला माओवादी गृह युद्ध।
1996-2006। हाँ, जिसमें बहुत जानी गई थी। बिल्कुल, 17,000 से ज्यादा जाने गई थी। उसकी कड़वी विरासत ने भी समाज और राजनीति में गहरे घाव छोड़े। और इस लगातार बदलती सरकारों और अस्थिरता ने किस तरह की व्यवस्था को जन्म दिया? इसने एक ऐसी संस्कृति पैदा की जिसे विशेषज्ञ संरक्षण लोकतंत्र कहते हैं, पेट्रोनिज डेमोक्रेसी। संरक्षण लोकतंत्र, इसका क्या मतलब है? यानी एक ऐसा लोकतंत्र जहां सरकारी नियुक्तियां और अवसर योग्यता या प्रतिभा के आधार पर नहीं मिलते, बल्कि पार्टी के प्रति वफादारी, नेताओं से नजदीकी और पारिवारिक संबंधों के आधार पर मिलते हैं। ओहो, तो मतलब भाई भतीजावाद। हाँ, इसने भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद को संस्थागत बना दिया। और विडंबना देखिए, जिस राणा वंश के परिवार आधारित शासन से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष हुआ था, उसी तरह का तंत्र एक नए लोकतांत्रिक रूप में वापस आ गया। राजनीतिक परिवारों ने वंशानुगत शासकों की जगह ले ली। भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं? क्या हमारे पास कोई आंकड़ा है जो इसकी गंभीरता को दर्शाता हो? हाँ, आंकड़े काफी चिंताजनक हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का 2024 का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स देखें तो नेपाल 180 देशों की सूची में 107वें स्थान पर था। 107वें? हाँ, उसका स्कोर 100 में से सिर्फ 34 था, जो इसे अत्यधिक भ्रष्ट देशों की श्रेणी में रखता है। और ये सिर्फ छोटी मोटी रिश्वतखोरी की बात नहीं है। ये एक तरह से राजनीतिक अभिजात वर्ग द्वारा पूरे सिस्टम पर संस्थागत कब्जा है, जहां राज्य के संसाधनों का इस्तेमाल व्यक्तिगत फायदे के लिए किया जाता है, जबकि आम नागरिक बुनियादी जरूरतों और अवसरों के लिए संघर्ष करते रहते हैं। यही वो सड़ान थी जिसे #NepoKids अभियान ने उजागर किया था। क्या इसके कुछ ठोस उदाहरण हैं कि ये संस्थागत भ्रष्टाचार कैसे काम करता है, मतलब जमीनी स्तर पर? कई उदाहरण हैं। सरकारी कंपनियां हैं, एजेंसियां हैं, उनमें बड़े पदों पर अक्सर योग्य उम्मीदवारों के बजाय नेताओं के रिश्तेदारों या पार्टी के वफादारों को नियुक्त कर दिया जाता है। अच्छा। बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में घूसखोरी और कुप्रबंधन आम बात है। इससे प्रोजेक्ट की लागत बढ़ जाती है, गुणवत्ता घटिया होती है और जनता का पैसा बर्बाद होता है। कोई खास मामला याद है? हाँ, जैसे 2017 का वो एयरबस विमान खरीद सौदा था। उसमें कथित अनियमितताओं के चलते सरकारी खजाने को 1.47 बिलियन नेपाली रुपए यानी लगभग 10.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भारी नुकसान हुआ। इतना बड़ा नुकसान? हाँ, ये दिखाता है कि कैसे भ्रष्टाचार उन राष्ट्रीय संसाधनों को चट कर जाता है जिनका इस्तेमाल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य या रोजगार पैदा करने में हो सकता था। राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार की बात तो हुई, लेकिन जाहिर है इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था और खासकर उन युवाओं पर भी पड़ा होगा जिनकी हताशा इस पूरे घटनाक्रम में साफ नजर आई। आर्थिक मोर्चे पर क्या स्थिति है? आर्थिक ठहराव और युवाओं का पलायन यह संकट की तीसरी बड़ी जड़ है। नेपाल में युवा बेरोजगारी दर मतलब यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट करीब 20.82% है। 20% से ज्यादा? हाँ, जो 15.7% के वैश्विक औसत से काफी ज्यादा है। स्थिति इतनी गंभीर है कि अनुमान लगाया जाता है कि रोजाना करीब 2000 नेपाली युवा काम की तलाश में देश छोड़ने को मजबूर हैं। रोजाना 2000? कहाँ जाते हैं ये लोग? ये मुख्य रूप से मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में जाते हैं। ये एक भयानक ब्रेन ड्रेन है, प्रतिभा का पलायन, जो अब नेपाली समाज में लगभग सामान्य बात बन गई है। ये आंकड़ा तो वाकई चौंकाने वाला है। और पूरी अर्थव्यवस्था की क्या तस्वीर है? नेपाल की प्रति व्यक्ति आय GDP पर कैपिटा लगभग $1,300 है, जो इसे दक्षिण एशिया के सबसे गरीब देशों में से एक बनाती है। और अर्थव्यवस्थाइक कह सकते हैं, खतरनाक हद तक विदेशों में काम कर रहे नागरिकों द्वारा भेजे गए पैसे यानी रेमिटेंसेस पर निर्भर है। अच्छा, रेमिटेंसेस पर कितना निर्भर है? ये रेमिटेंसेस देश की कुल GDP का 1/3 से भी ज्यादा हिस्सा है। 1/3? हाँ, एक बहुत ही अस्थिर मॉडल है जहां परिवारों का गुजारा तो विदेश से भेजे पैसे पर चल रहा है, लेकिन देश के अंदर उत्पादन क्षमता विकसित नहीं हो पा रही। अर्थव्यवस्था में सर्विस सेक्टर का दबदबा है, लेकिन वो हर साल नौकरी के बाजार में आने वाले पढ़े लिखे युवाओं की बढ़ती फौज को खपाने में नाकाम है। औद्योगिक और विनिर्माण क्षेत्र बुरी तरह पिछड़े हुए हैं, जिससे देश जरूरी चीजों के लिए भी आयात पर निर्भर रहता है। एक और पहलू जिसकी काफी चर्चा हुई वो था पीढ़ीगत अंतर, मतलब जनरेशनल गैप। क्या वाकई नेपाल के युवा और वहां के राजनीतिक नेतृत्व के बीच एक बड़ी खाई पैदा हो गई थी? हाँ, पीढ़ीगत अलगाव, जनरेशनल डिस्कनेक्ट निश्चित रूप से एक अहम कारक था। आप देखें तो नेपाल का राजनीतिक नेतृत्व, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उसमें ज्यादातर वही चेहरे हावी हैं जो या तो राजशाही के दौर में राजनीति में आए या फिर माओवादी विद्रोह के समय उभरे। अच्छा, मतलब पुराने नेता। हाँ, वो पीढ़ी जो लोकतंत्र के दौर में पली बड़ी है,
उसका प्रतिनिधित्व न के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि युवाओं को राजनीति में अपनी जगह बनाने का मौका ही नहीं मिल रहा था। बिल्कुल, उन्हें सार्थक राजनीतिक भागीदारी से लगभग बाहर ही रखा गया। पारंपरिक राजनीतिक पार्टियां युवाओं को नेतृत्व के अवसर देने में हिचकिचाती रहीं। और जैसा हमने पहले बात की, वो जो संरक्षण आधारित व्यवस्था है, उसमें आगे बढ़ने के लिए पारिवारिक कनेक्शन या पार्टी के प्रति अंधभक्ति ज्यादा जरूरी थी, न कि योग्यता या नए विचार। सही बात है। नतीजा ये हुआ कि एक पूरी पीढ़ी, जो नेपाल की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, 16 से 40 साल के लोग लगभग 43% हैं, उसे लगने लगा कि सत्ता के गलियारों में उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। और तत्कालीन प्रधानमंत्री ओली का प्रदर्शनकारियों को सिर्फ जेन जी कहकर खारिज कर देना, वो इसी गहरे अलगाव का प्रतीक था। इस पूरे घटनाक्रम में सोशल मीडिया और सूचना के प्रवाह की क्या भूमिका रही? हमने देखा कि बैन इसी वजह से लगा, लेकिन क्या इसने आग बुझाने के बजाय उसे और भड़काया एक तरह से? हाँ, ये बिल्कुल सही सवाल है। सोशल मीडिया यहाँ एक दोधारी तलवार साबित हुआ। एक तरफ इसमें कोई शक नहीं कि इसने विरोध प्रदर्शनों को संगठित करने, लोगों तक जानकारी पहुंचाने और समन्वय बनाने में अहम भूमिका निभाई। #NepoKids जैसे अभियानों ने दिखाया कि कैसे विजुअल स्टोरी टेलिंग के जरिए भ्रष्टाचार जैसे जटिल और अमूर्त मुद्दे को आम लोगों के लिए ठोस, समझने लायक और गुस्से का सबब बनाया जा सकता है। ये तो हुआ एक पहलू। दूसरा पहलू क्या था? दूसरा पहलू ज्यादा स्याह है। वही सोशल मीडिया गलत सोचना, अफवाहों और षड्यंत्र के सिद्धांतों, मतलब कॉन्स्पिरेसी थियरीज का भी बड़ा जरिया बन गया। अच्छा। हाँ, विडंबना देखिए, सरकार ने बैन लगाने का जो कारण बताया था, फेक न्यूज, हेट स्पीच, वही चीजें बैन हटने के बाद और ज्यादा तेजी से फैली। जब अलग अलग गुट अपने अपने एजेंडे के हिसाब से कहानी गढ़ने लगे। किस तरह की कॉन्स्पिरेसी थियरीज फैली? मतलब क्या कहा जा रहा था? उदाहरण के लिए चीन का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वेबो, उस पे कई यूजर्स ने नेपाल की अस्थिरता के पीछे अमेरिका और भारत का हाथ होने की अटकलें लगानी शुरू कर दी। अमेरिका और भारत का? हाँ, कुछ ने इसे चीन और अमेरिका के बीच चल रही बड़ी भू राजनीतिक लड़ाई का हिस्सा बताया। अमेरिका की गंदी चालें या इसके पीछे अमेरिका के होने की संभावना बड़ी है जैसी टिप्पणियां सामने आईं, जो इसे पूरी तरह से विदेशी साजिश साबित करने की कोशिश थी। और पड़ोसी देश भारत की मीडिया का क्या रुख रहा? क्या वहां से भी ऐसी आवाजें आई? हाँ, भारतीय मीडिया के एक बड़े हिस्से का कवरेज भी काफी, कह सकते हैं, समस्याग्रस्त रहा। कई प्रमुख भारतीय न्यूज़ चैनलों जैसे न्यूज़ 18, टाइम्स नाउ, नव भारत, एनडीटीवी और आज तक ने लगातार इन विरोध प्रदर्शनों को या तो विदेशी साजिश करार दिया, अच्छा, या फिर इसे सोशल मीडिया के आदी युवाओं का बचकाना गुस्सा कहकर खारिज करने की कोशिश की। उन्होंने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और राजनीतिक हताशा जैसे असली मुद्दों को लगभग नजरअंदाज कर दिया। युवाओं को डेटा जंकी तक कहा गया। हाँ, ये मैंने भी सुना था। बिल्कुल, कई एंकर्स ने बार बार नेपाली युवाओं को डेटा जंकी कहा, जैसे कि वो सिर्फ इंटरनेट के नशेड़ी हों और उनकी कोई वास्तविक राजनीतिक या आर्थिक शिकायतें ना हों। चैनलों पर स्क्रीन टाइम और इंटरनेट उपयोग के आंकड़ों पर फोकस किया गया, ये साबित करने के लिए कि ये सब सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स छीन जाने का गुस्सा है, न कि व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह। इस तरह के नैरेटिव ने आंदोलन की गंभीरता को कम करने की कोशिश की। और ये विदेशी हाथ वाली थ्योरी, ये कितनी फैली? मतलब पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, सबका नाम लिया गया। हाँ, ये थ्योरी बड़े पैमाने पर फैलाई गई। भारतीय मीडिया के एक हिस्से ने विरोध प्रदर्शनों के पीछे कभी पाकिस्तानी, कभी चीनी, कभी अमेरिकी, तो कभी विदेशी एनजीओज का हाथ बताया। ओह। टाइम्स नाउ नव भारत के एक एंकर ने तो यहां तक कह दिया कि नेपाल एक ऐसा अखाड़ा बन गया है जहां चीन और अमेरिका के बीच वर्चस्व की लड़ाई हो रही है, जो पूरी तरह से संकट की घरेलू जड़ों की अनदेखी थी। और रिपब्लिक टीवी के एक एंकर ने तो हद ही कर दी, सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार ठहरा दिया और इसे शुद्ध CIA प्लॉट बता डाला। क्या बात कर रहे? जाहिर है, इन सिद्धांतों का मकसद असली मुद्दों से ध्यान भटकाना और इसे एक भू राजनीतिक रंग देना था। लेकिन अनजाने में ही सही, इन प्रतिक्रियाओं से यह भी पता चला कि नेपाल में जो हुआ, खासकर एक स्थापित सरकार का इतनी तेजी से गिर जाना, उसने पड़ोसी देशों और क्षेत्रीय शक्तियों में कितनी चिंता पैदा कर दी थी। तो बात करते हैं इन क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं की। भारत ने सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के अलावा और क्या कदम उठाए? काफी सक्रिय प्रतिक्रिया थी भारत की। हाँ, भारत की प्रतिक्रिया तेज और बहुआयामी थी। 1751 किलोमीटर लंबी सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। सीमा सुरक्षा बल SSB के साथ अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए। नागरिकों और सामान की आवाजाही पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए गए।
नेपाली नागरिकों को आमतौर पर भारत में प्रवेश से रोका गया, हालांकि नेपाल में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस आने की अनुमति दी गई थी। क्या दूतावास और हवाई यात्रा पर भी असर पड़ा? हाँ, काठमांडू में भारतीय दूतावास की सुरक्षा के लिए सेना के जवान तैनात किए गए और दोनों देशों के बीच हवाई यात्रा निलंबित कर दी गई। हवाई यात्रा भी बंद? जी, भारत के विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर भारतीय नागरिकों से नेपाल यात्रा टालने को कहा और जो लोग पहले से वहां थे उन्हें अत्यधिक सावधानी बरतने और नेपाली अधिकारियों द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति का जायजा लेने के लिए कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की बैठक बुलाई, जो दिखाता है कि भारत सरकार इसे कितनी गंभीरता से ले रही थी। और दूसरी तरफ चीन की प्रतिक्रिया कैसी रही? भारत की तुलना में ज्यादा सधी हुई लग रही थी। हाँ, चीन की प्रतिक्रिया वाकई भारत के मुकाबले काफी नपीतुली और संयमित थी। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने बस इतना कहा कि चीन उम्मीद करता है कि नेपाल के सभी संबंधित पक्ष घरेलू मुद्दों को ठीक से संभालेंगे और जल्द से जल्द सामाजिक व्यवस्था और स्थिरता बहाल करेंगे। बस इतना ही? हाँ, इस बयान में प्रधानमंत्री ओली के इस्तीफे का कोई जिक्र तक नहीं था, जबकि ओली को आमतौर पर चीन समर्थक नेता माना जाता था और उन्होंने हाल ही में बीजिंग में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। दिलचस्प है। बिल्कुल। हालांकि आधिकारिक संयम के विपरीत चीनी सोशल मीडिया पर चिंता ज्यादा साफ नजर आई। वेबो यूजर्स नेपाल में हुई घटनाओं को इंडोनेशिया और सर्बिया में हाल में हुए विरोध प्रदर्शनों से जोड़कर देख रहे थे। अच्छा, दूसरे देशों से जोड़कर? हाँ, कुछ इसे क्षेत्रीय अस्थिरता के एक पैटर्न के तौर पर देख रहे थे, जिसके पीछे पश्चिमी हस्तक्षेप का हाथ होने का शक जताया जा रहा था। इंडोनेशिया, सर्बिया, नेपाल, अगला कौन जैसी टिप्पणियां दिखाती हैं कि चीन में इस बात का डर था कि ऐसी अस्थिरता विकासशील देशों में फैल सकती है। बाकी दुनिया, खासकर पश्चिमी देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का क्या कहना था? क्या उनकी प्रतिक्रिया तेज थी? पश्चिमी सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ ने हिंसा पर चिंता व्यक्त की और सभी पक्षों से संयम बरतने का आग्रह किया, लेकिन उनकी प्रतिक्रियाएं अन्य देशों में हुई इसी तरह की घटनाओं की तुलना में थोड़ी, कह सकते हैं, दबी हुई सी लगी। ऐसा क्यों? शायद इसकी वजह वैश्विक मामलों में नेपाल का सीमित रणनीतिक महत्व हो। हालांकि ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे मानवाधिकार संगठनों ने पुलिस द्वारा घातक बल के प्रयोग की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की गोलीबारी प्रशासन द्वारा अपने ही नागरिकों के जीवन की भयावह अवहेलना दर्शाती है। रूस और इजराइल जैसे देशों ने भी चिंता जताते हुए बयान जारी किए और अपने नागरिकों के लिए यात्रा एडवाइजरी जारी की। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प पैटर्न देखने को मिला। क्या पैटर्न? ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं में लोकतांत्रिक जवाबदेही, मानवाधिकार या भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों से ज्यादा जोर स्थिरता बहाली पर था। अच्छा, मतलब स्टेबिलिटी पहले। हाँ, न्याय और सुधार से ऊपर व्यवस्था बनाए रखने को प्राथमिकता देने का ये रवैया भले ही तात्कालिक शांति के लिए जरूरी लगे, पर भविष्य में और ज्यादा अस्थिरता पैदा कर सकता है, क्योंकि ये उन मूल कारणों को संबोधित नहीं करता जिनके चलते युवाओं को हताश होकर हिंसक विरोध का रास्ता चुनना पड़ा। ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल, जब उन्हें लगा कि शांतिपूर्ण बदलाव के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। तो इन सब घटनाओं, प्रतिक्रियाओं और विश्लेषण के बाद हम इसका क्या मतलब निकाले? What does this all mean? ये सब क्या दर्शाता है? देखिए, ये घटना सिर्फ एक हिंसक विरोध प्रदर्शन या सरकार गिरने की कहानी नहीं है। यह असल में 2008 में राजशाही खत्म होने के बाद नेपाल में जो पूरी राजनीतिक व्यवस्था बनी, उसकी विफलता पर एक बुनियादी सवालिया निशान है। पूरी व्यवस्था की विफलता? हाँ, ये दिखाता है कि लोकतंत्र का जो वादा किया गया था वो जमीन पर पूरा नहीं हुआ। 22 लोगों की मौत और प्रधानमंत्री का इस्तीफा उन गहरी व्यवस्थागत खामियों और सड़न को उजागर करता है जो एक दशक से ज्यादा समय से पनप रही थी। और जिस तेजी से, मतलब एक बिना किसी स्थापित नेता वाले युवाओं द्वारा संचालित आंदोलन ने एक चुनी हुई सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, वो डिजिटल युग में होने वाले विरोध प्रदर्शनों की ताकत को भी दिखाता है। सही। साथ ही ये उन संस्थानों की नाजुकता को भी दर्शाता है जिनमें जनता का विश्वास खत्म हो चुका हो। तो क्या अब चुनौतियां खत्म हो गई हैं? आगे क्या उम्मीद की जा सकती है? नहीं, चुनौतियां जस की तस बनी हुई हैं। आर्थिक ठहराव, वो जड़े जमा चुका भ्रष्टाचार, युवाओं का लगातार देश छोड़कर जाना, ये सारी संरचनात्मक समस्याएं अभी भी मौजूद हैं जिन्होंने इस विस्फोट को जन्म दिया था। सेना की भूमिका, भले ही उसे अस्थायी बताया जा रहा हो, लेकिन वो लोकतांत्रिक पतन की एक गंभीर चिंता पैदा करती है,
खासकर एक ऐसे क्षेत्र में जहां पहले से ही सत्तावादी प्रवृत्तियों का उभार देखा जा रहा है। सही कहा। इस पूरे प्रकरण ने यह भी साफ कर दिया है कि सोशल मीडिया कैसे लोकतांत्रिक एकजुटता का एक शक्तिशाली हथियार बन सकता है, और साथ ही कैसे वो गलत सूचना फैलाने और भू राजनीतिक षड्यंत्रों को हवा देने का जरिया भी बन सकता है। नेपो किड्स अभियान ने दिखाया कि विजुअल स्टोरी टेलिंग कैसे भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे को आम लोगों के गुस्से में बदल सकती है। एक वर्ग इस झटके और हिंसा से कोई सबक लेगा? क्या वो उन व्यवस्थागत विफलताओं को दूर करने के लिए गंभीर कदम उठाएगा जिन्होंने संकट को अनिवार्य बना दिया था? हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या वो ऐसी संस्थाएं और ऐसे आर्थिक अवसर पैदा कर पाएंगे जो उस युवा पीढ़ी को कोई उम्मीद दे सकें, जिसने अब तक सिर्फ राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक निराशा ही देखी है? तो जाते जाते एक सवाल हम सब सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या नेपाल का ये जेनजी विद्रोह सिर्फ एक क्षणिक उबाल था जो शांत हो जाएगा, या ये देश में एक स्थायी पीढ़ीगत बदलाव और गहरे राजनीतिक सुधार की शुरुआत का संकेत है? भविष्य किस करवट बैठेगा, वास्तविक सुधार और जवाबदेही की ओर, या फिर और अधिक विखंडन और अस्थिरता की ओर? इस गहरी पड़ताल पर आपके क्या विचार हैं? क्या लगता है नेपाल का भविष्य किस ओर जा रहा है? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। और अगर आपको ये चर्चा जानकारीपूर्ण लगी और सोचने पर मजबूर किया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और जानने वालों के साथ शेयर भी करें। भविष्य में ऐसे ही और विश्लेषणों और गहरी पड़तालों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मौजू की तह तक जाते हुए। धन्यवाद।